नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है लड़ाई आत्मसम्मान की। इसके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये चौथा पार्ट है। दोस्तों, चौथा पार्ट पढ़ने से पहले आपको इससे पहले के 3 पार्ट ज़रूर पढ़ लेने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, तब तक आप पहले पार्ट पढ़ लीजिए और अब ये पार्ट हम शुरू करते हैं। अरे कलमुही, हमारे बेटे के पीछे पड़ गई तू। शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? पहले पति को मार दिया, एक तरफ ठाकुर को फंसा रखा है और दूसरी तरफ मेरे बेटे को फंसा रही है, चाची ने चीख चीख कर कहा। घर के सभी लोग तो सुन ही रहे थे, साथ ही पड़ोसी भी दौड़ते हुए आए। अंकित सुरेखा से दूर हो गया। देख रही हो माँ, इस चरित्रहीन लड़की की हिम्मत। हमने कितना मना किया मगर फिर भी हमको जबरदस्ती यहाँ खींचते हुए ले आई। सुरेखा तो अब भी होश में नहीं थी, सबकी बातों को सुन भी रही थी मगर सदमे में थी। उसकी हाथ की मेहंदी उसने देखा जो अब भी छूटी नहीं थी। अरे उल्टा, मेरे बेटे को मारकर भी तुझे चैन न मिला। तू चाहती क्या है? ठाकुर भी तेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाया जो आज घर में ये सब। हे भगवान, ये सब दिखाने से पहले हमको उठा क्यों नहीं लिया? पंकज की माँ बेटे की मौत के सदमे में फूट फूट कर रो रही थी। ससुर जी उसे संभाल भी रहे थे और रो भी रहे थे। चाची तो सब जान गई थी, उन्हें सुरेखा पर दया आ रही थी। वो चाहती थी सुरेखा जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए। उन्होंने कहा, अरे इसको घर से निकाल दो, ये हमारे घर में रहने के लायक नहीं है। जाने क्या देखकर पंकज ने इसे पसंद किया था। घर का एक दीपक तो बुझ गया और अब ये दूसरा दीपक हम इसके हवाले नहीं कर सकते। अरे तू घर से निकल, कहते हुए चाची सुरेखा का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचती हुई ले आई। वो खुद को भी सुरेखा का जिम्मेदार मान रही थी कि आज सुरेखा को बचाने के लिए वो क्या क्या गलत कर रही है। भगवान उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, मगर अपने बेटे के कारण उन्हें ये सब करना पड़ रहा है। एक औरत होकर भी एक लड़की का बलात्कार होते हुए नहीं देख सकती थी और दूसरी तरफ वो उसका ही बेटा था जो ये गुनाह करने जा रहा था, जो उन्हें बर्दाश्त नहीं था। इसलिए वो आज सुरेखा को चोट दे रही थी ताकि उसका पूरा कल सुरक्षित रहे। उसे अब यहाँ कोई ना जीने देगा, उसका यहाँ से चले जाना ही सही रहेगा। सुरेखा को ये भी होश नहीं रहा कि उसके महीने वाली प्रॉब्लम भी आज ही दस्तक दी। खून से सारी साड़ी में लगा हुआ था मगर किसी ने कोई मदद नहीं की। चाची ने जैसे उसे बाहर धक्का दिया तो उसकी खून से लथपथ साड़ी को देखकर कांप उठी। गांव का हर आदमी, हर औरत आ गया था और ये तमाशा देख रहा था। सुरेखा ने सबको इस तरह देख अपनी साड़ी देखी तो शर्म से उसका सिर झुक गया। अपने इस अपमान को वो पीती रही। लोग उसे भला बुरा कह रहे थे, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। कुछ औरतों ने तो उसे पीटना शुरू कर दिया। औरत जात के नाम पर कलंक है ये लड़की। अपने पति को मारकर भी चैन ना मिला तो अंकित को फंसाने की कोशिश करने लगी। अरे इस लड़की का गांव में रहना गांव के लिए बहुत घातक होगा। गांव की लड़कियां इसकी जैसी ही चरित्रहीन हो जाएंगी। जाने और क्या क्या सुरेखा के बारे में लोगों ने कहा। चाची उसकी हालत देखकर रो रही थी मगर लोगों को लगा कि अपने पंकज के गम में रो रही होगी। बाकी घर वाले भी रो रहे थे। अंकित को दुख इस बात का था कि सुरेखा उसके हाथ से निकल गई। उसने गुस्से में अपना हाथ दरवाजे पर पीटा और अंदर चला गया। गांव के लोगों ने सुरेखा को मार मार कर अधमरा कर दिया था। वो अब भी रुके नहीं थे। बारिश अभी भी जोरों की हो रही थी। सुरेखा के बारे में ठाकुर विजय सिंह के पास सारी खबर पहुंची। वो अपना पिस्तौल लेकर सुरेखा के घर के लिए निकल गया। कुछ औरतें सुरेखा की चूड़ियां तोड़ रही थी और सिंदूर पोंछ रही थी। तभी ठाकुर विजय वहां पहुंचा। उसने गाड़ी रुकवाई। बारिश में भीगते हुए वो भीड़ में घुसकर 3-4 बार हवाई फायर किया। भीड़ ने दहशत में उसका रास्ता छोड़ दिया और वह महिलाएं जो सुरेखा के पास से भी हट गई। सुरेखा अब भी बेहोश थी। विजय सिंह ने सुरेखा की हालत देखते ही कहा, अरे बुज़दिलों की औलाद हो, इंसानों के नाम पर धब्बे हो तुम लोग। एक अकेली लड़की के साथ ये बर्बरता करके क्या मिल गया तुम लोगों को? इस मासूम लड़की पर 100 इल्ज़ाम लगा दिए।
अपने गिरेबान में झांक कर देखो, हर एक शख्स में हैवान नजर आएगा। जानवरों से भी ज्यादा गए गुजरे हो तुम लोग। इंसानियत नाम की चीज मर चुकी है। क्या सबूत है तुम लोगों के पास कि ये लड़की दोषी है? आप लोगों ने देखा उसे अपने पति को मरवाते हुए या फिर साजिश रचते हुए? आपने देखा इसे हमारे पास आपत्तिजनक स्थिति में? ये देखा कि आज गलत ये लड़की कर रही थी या वो लड़का अंकित? भगवान ने 2 आंखें दी हैं तुम लोगों को, मगर तुम लोग अंधे हो। थू है ऐसे जालिमों पर। ठाकुर ने अपना गुस्सा निकाला और सुरेखा को उठाकर कार की तरफ बढ़ गया। राजू सुरेखा का पूरा सामान भी साथ ले आया। अंकित गुस्से में था क्योंकि ठाकुर सुरेखा को अपने साथ ले गया। अब कोई संभावना नहीं बची थी कि वह सुरेखा को दोबारा अपने पास ला सके, क्योंकि ठाकुर से मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी। विजय ने राजू को हॉस्पिटल चलने के लिए कहा। उसने गाड़ी भगाई और कुछ ही देर में दोनों हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर, उनको जल्दी होश में लाओ, कुछ नहीं होना चाहिए इसको। विजय सुरेखा को स्ट्रेचर पर लेटाते हुए बोला। सर, कुछ नहीं होगा, इन्हें जल्दी होश आ जाएगा, आप आराम से बैठिए, डॉक्टर ने कहा और सुरेखा को अंदर लेकर गई। विजय बहुत परेशान था इस समाज के लोगों की करतूतों से। अगर आज वो नहीं पहुंचता तो शायद सुरेखा जिंदा नहीं बचती। भैया, आप परेशान मत होइए, सुरेखा मैडम ठीक हो जाएंगी। वैसे आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं इनके लिए? राजू ने पूछा। पता नहीं राजू, मगर हमको दर्द हो रहा है। कितनी बेरहमी से लोगों ने उसे मारा है, वो भी हमारे नाम के साथ उनका नाम जोड़ के। हम भी तो इनके गुनहगार ही हो गए ना। हमारे नाम की वजह से इनका ये हाल हुआ है। विजय की आंखों में आंसू थे। नहीं भैया, आपकी गलती नहीं है। आपने तो कभी ज़्यादा उनसे बात भी नहीं की, ना तो कभी कुछ ऐसा वैसा कहा। सोच कर देखिए, ये सब कचरा गांव वालों के कान में कोई डाला है, वरना तो कल तक सब ठीक ही था। पंकज की लाश तो मिली भी नहीं है। उन लोगों ने कहा कुछ गुंडों ने उसके पति को मारकर नदी में फेंक दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पंकज का दुश्मन हो। राजू ने कहा। तुम सही कह रहे हो। ये प्यारी सी लड़की जो अपने पति से प्यार करती है, ये अपने पति को नहीं मरवाएगी। कोई है जो उन दोनों का दुश्मन है। कहीं भी अंकित तो नहीं? उसकी अम्मा ने ही सुरेखा को दोषी ठहराया था कि सुरेखा उसके बेटे को फंसा रही थी। विजय बोला। यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है भैया। गड़बड़ पहले से है, इसलिए सुरेखा उदास रहती थी। खैर, अब और नहीं, हम उनके साथ हैं और हमारे रहते किसी की इतनी औकात नहीं कि उसको आंख उठा के भी देखे। विजय ने कहा। हाँ भैया, हम भी आपके साथ हैं। अब बस मैडम को होश आ जाए, राजू प्रार्थना करते हुए बोला। सुबह सुबह सुरेखा को होश आया तो देखा कि उसके सामने विजय टेबल पर बैठा हुआ है और राजू वहीं खड़ा है। तुम ठीक हो सुरेखा? विजय ने पूछा। सुरेखा कुछ नहीं बोली और उठकर रोने लगी। वहीं के एक तकिए को उसने गले से लगाया कि वही उसका पंकज है। हमको छोड़कर क्यों चले गए पंकज? हम क्या करेंगे जीकर? इतने कलंक लेकर नहीं जी पाएंगे हम। वापस आ जाओ हमारे पास। सुरेखा बेहताशा रो रही थी। विजय ने देखा, विजय से देखा नहीं गया। सुरेखा, शांत हो जाओ, हम तुम्हारे पंकज को ढूंढेंगे। दूर रहो हमसे। इस चरित्रहीन लड़की को क्यों बचाया? सुरेखा रोते हुए गुस्से में बोली। हमारे पंकज को मार दिया अंकित ने। पूरे गांव ने हमें अपमानित किया है। कोई चैन से नहीं जिएगा। सुरेखा की दुनिया उजड़ी है ना, अब पूरा गांव उजड़ेगा। वो गुस्से में बोल रही थी और उठकर जाने लगी तो विजय ने उसे रोकते हुए कहा। सुरेखा, तुम हमारे घर चलो, वहाँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, ताकि वो आरोप जो हम पर लगे हैं वो सच्चे हो जाएं। आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए आप दूर रहें। हमें बचाया उसके लिए बहुत शुक्रिया, मगर अब और नहीं। अकेला छोड़ दीजिए हमको। हमारा सामान कहाँ है? हमको घर जाना पड़ेगा। सुरेखा घर की तरफ निकलने लगी तो राजू ने उसका बक्सा पकड़ाते हुए कहा। ये रहा आपका सामान, वहाँ दोबारा मत जाओ। शुक्रिया। सुरेखा वहाँ से चली गई, मगर वो घर का रास्ता नहीं था, वो शहर की तरफ बढ़ गई थी। भैया,
आपने उनको रोका क्यों नहीं? राजू ने विजय से पूछा। उसको जाने दो राजू, अब जो करना है वो अकेले करेगी। एक स्वाभिमानी लड़की अपनी अपने पति के सिवा किसी गैर मर्द की सहायता नहीं लेगी। मगर इतना तो है, ये गांव और वो अंकित इसका प्रकोप जरूर झेलेंगे। उसकी आंख में आज जहर देखा है हमने, अपमान का, और किसी को नहीं बख्शेगी। एक औरत सब कुछ सह सकती है लेकिन अपना अपमान नहीं। लोगों ने उसे चरित्रहीन कहा है। अब वो कभी किसी लड़के से कोई रिश्ता नहीं रख पाएगी। सुरेखा चली गई, इसका गम था विजय को, और साथ ही साथ वो उसकी मदद भी अब नहीं कर सकता था। अपना बक्सा लिए सुरेखा चलती जा रही थी उन वीरान सड़कों जहाँ पर ना कोई अपना था और ना ही कोई ठिकाना था। दिल में पंकज के जाने का गम अलग था और अपने अपमान का क्रोध अलग था। अंकित उसके दिमाग में बैठ गया था, जिसे उम्र भर के लिए सलाखों के पीछे जरूर पहुंच जाएगी। उसने खुद से वादा किया। उसने शहर की तरफ जाने वाली बस पकड़ी और इस गांव से दूर निकल गई। बस अपनी रफ्तार में थी। सुरेखा खिड़की से बाहर आते जाते पेड़ पौधों को देख रही थी और आंखों से आते आंसुओं को अपने आंचल से पहुंच रही थी। उसके बगल में एक औरत बैठी हुई थी, जिसकी गोद में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी, जो सुरेखा को रोते हुए देख रही थी। वही कोई 12 बरस की होगी। उस लड़की को भी कुछ याद आ गया। उसकी भी आंखों से आंसू आ गए। सुरेखा की नज़र उस पर पड़ी तो वो दूसरी तरफ देखने लगी। सुरेखा ने उसके आंसू देखे मगर कुछ बोल नहीं पाई। बस दौड़े जा रही थी। गांव बहुत दूर छूट गया था। सुरेखा को अपने पंकज को ढूंढना था और उसके लिए उसे जो करना पड़े वो करेगी। उसे सच जानना था कि अंकित ने क्या किया है। वो पंकज की कंपनी का पता जानती थी। वो मर गया होता तो लाश मिलती, मगर अंकित ने कहानी बनाई कि उसे नदी में फेंक दिया गया। जो भी हो, सुरेखा को किसी की बात पर विश्वास नहीं था। उसे अपने ईश्वर पर विश्वास था। वो उसके साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता। जब वक्त आएगा वो अंकित का हिसाब सूद समेत वापस करेगी, और ऐसा करेगी कि फिर कोई उसकी तरह बनने का सोचेगा भी नहीं। वो बच्ची अपनी माँ की गोद में ही सो गई थी। सुरेखा ने उसे देखा और मुस्कुराई। ये बच्ची बहुत सुंदर थी। ऐसा लग रहा था जैसे फूलों के शहर से गुलाब आया हो। थोड़ी ही देर में बैठे बैठे सुरेखा की भी आंख लग गई। बस चलती शहर की ओर, जहाँ से सुरेखा का सफर जाने कैसा होगा कोई नहीं जानता था। बस ने ब्रेक मारा तो सुरेखा की नींद खुल गई। बस अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच चुकी थी। सुरेखा अपना सामान लेकर बस से नीचे उतरी। वो छोटी सी बच्ची भी अपनी माँ के साथ नीचे उतरी। अब भी वो बहुत उदास थी। सुरेखा ने उदास देखा तो पूछा, इतना उदास क्यों हो गुड़िया? बच्ची ने कुछ नहीं कहा। तो उसकी माँ ने कहा, अरे, ये हमेशा अपने ननिहाल से आने पर ऐसा ही करती है। इसे अपना घर पसंद ही नहीं है, जाने क्यों। तो इसलिए इसे समय समय पर इसकी नानी के यहाँ से ले आती हूँ, लेकिन अब पूरा साल इसे वहाँ नहीं रख सकते, इसलिए ये उदास है कि अब अपने घर जा रही है, उस औरत ने बताया। नहीं गुड़िया, ऐसा नहीं करते। सबकी किस्मत में घर नहीं होता। तुम्हारे पास तो अपना घर है, अपने लोग हैं, फिर क्या दिक्कत है? अब आप हमको ही देख लीजिए, हमारा कोई घर नहीं है। ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया क्योंकि पति की तत्काल मृत्यु हो गई, और हमको कुलक्षणी उल्टा कहकर सबने घर से निकाल दिया। मायके वालों ने शादी करके पहले ही निकाल दिया था। अब जाऊंगी उनके पास तो कहेंगे बोझ बनाई। गांव में रह नहीं सकती थी, इसलिए शहर आ गई। न कोई अता पता है और न ही कोई ठौर ठिकाना। लगता है आज पूरी रात बस स्टैंड में ही गुजारनी पड़ेगी। सुरेखा ने कुछ मन की बातें छुपाई और बाकी सब कह दिया। उस औरत को सुरेखा के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, तो उसने कहा, तब तुम सही इंसान से मिली हो। मेरे घर में एक कमरा खाली है, अगर चाहो तो वहाँ आकर रह सकती हो। मेरे एक और भाड़ेदार पति पत्नी भी 2 कमरे लेकर रहते हैं। अब तुम अकेली रात भर बस अड्डे पर कैसे रहोगी?
अरे तरह तरह के गुंडे यहाँ आते जाते रहते हैं। मैं तो यही सलाह दूंगी, रात भर मेरे यहाँ ठहरो, फिर कल सब कुछ देख कर जो सही लगे कर लेना। अगर पसंद नहीं आया तो मैं एक दिन का किराया नहीं लूंगी। सुरेखा को ये प्रस्ताव अच्छा लगा। वो महिला भी अच्छी लगी, देखकर एक अच्छे घर की लग भी रही थी। उसने ये भी सोचा कोई कोठे वाली तो नहीं, क्योंकि वो बच्ची बहुत उदास थी। जरूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, लेकिन ये औरत अगर कोठे वाली है तो फिर इस बच्ची को बचाने के लिए उसे ये रिस्क उठाना चाहिए, ताकि बच्ची की जिंदगी और खराब ना हो। उसने सोचने विचारने के बाद कहा, लेकिन हमारे पास कान में झुमके और गले में मंगलसूत्र के अलावा कुछ नहीं है। हम पैसे कहाँ से देंगे? पहले झुमके बेचने होंगे। अभी तक तो हमारे बक्से में जितने पैसे थे उसी के सहारे यहाँ तक आ गए। अच्छा ठीक है, कल जाकर झुमके बेच देना या कहीं कोई नौकरी देख लेना, पैसों का इंतजाम हो जाएगा, औरत ने कहा। सुरेखा को अब यकीन हो रहा था उस औरत के दिल में खोट है। उस मासूम सी बच्ची को देखकर वो जाने को तैयार हो गई। ठीक है, हम जल्द ही कोई नौकरी ढूंढ लेंगे, नहीं मिली तो आप हमारे झुमके रख लेना, सुरेखा ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, फिर मेरे साथ ही चलो, औरत ने कहा। वो दोनों आगे बढ़ने को हुई तो लड़की ने रोका। नहीं, ये दीदी हमारे साथ नहीं जाएंगी मम्मी, बच्ची ने कहा। मगर क्यों तनु? औरत ने पूछा। ये मुझे अच्छी नहीं लगी इसलिए, बच्ची ने गुस्से में कहा। ये क्या बात हुई तनु? ऐसा नहीं कहते बेटा, औरत ने कहा। सुरेखा को अब शक हो गया, जरूर ये औरत कोठे वाली है और लड़कियों को धोखे से कोठे पर ले जाती है, और बेचारी बच्ची और इसके जैसी और लड़कियां कितनी मुसीबत में होंगी। वो ये सब सोच रही थी। ये दीदी हमारे साथ नहीं चलेंगी, बस तो बस, तनु ने कहा। जिद नहीं करते बेटा, चलने दो इसे हमारे घर, हमारे साथ। यह रात भर कैसे रहेंगी? औरत ने बच्चे को समझाने की कोशिश की। बच्ची गुस्से में जमीन पर बैठ गई। बच्ची, ये नहीं जाएगी मेरे घर, उसने चीख कर कहा। हमारे भले के बारे में सोचकर रो रही है ये बच्ची, ये नहीं जानती कि हम उसे बचाने के लिए ही जा रहे हैं। सुरेखा अंदर ही अंदर खुद से संवाद कर रही थी। उठो तनु, यूं बीच सड़क पर ऐसा नहीं करते। औरत ने उसे उठाने की कोशिश की, मगर उसने हाथ झटक दिया, जिससे औरत गुस्सा हो गई और उसे थप्पड़ जड़ते हुए कहा। देख रही हूँ आजकल हर बात पर तुम्हारी मनमानी बढ़ गई है। न ठीक से खाना पीना करती हो और न ही पढ़ाई में ध्यान लगता है तुम्हारा। अब चलो शांति से घर, औरत ने जबरदस्ती उसे उठाते हुए कहा। सुरेखा को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर उसने खुद को संभाला। दीदी, बच्चों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, गलत असर पड़ता है, सुरेखा ने समझाते हुए कहा। बच्ची रोने लगी। अरे, दिन पर दिन इसके नखरे बढ़ गए हैं। तुम रात भर कहाँ रहोगी? अच्छे से बोल रही हूँ तो इसे समझ में नहीं आता। तुम फिक्र मत करो, मैं इसके पसंद के अच्छे अच्छे खाने बना दूंगी तो इसकी उदासी चली जाएगी। तुम चलो मेरे साथ, औरत ने कहा और आगे बढ़ गई। सुरेखा उस औरत के पीछे चल दी। औरत ने ऑटो को रुकवाया और पुराना मोहल्ला चलने को कहा। तीनों बैठ गई और पुराना मोहल्ले के लिए निकल गई। करीब 1 घंटे में पुराने मोहल्ले के एक 3 मंजिले मकान के पास ऑटो को महिला ने रुकवाया। अपने और अपनी बच्ची के साथ साथ सुरेखा के किराया भी महिला ने ही दे दिया। दीदी, मैं आपको ये पैसे जल्द ही लौटा दूंगी, सुरेखा ने कहा। ऑटो वाला चला गया। अरे, तुमसे तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं, तुम्हारा आधार कार्ड तो होगा ना? महिला ने पूछा। जी दीदी, मेरा नाम सुरेखा है और ये रहा हमारा आधार कार्ड, देख लीजिए, सुरेखा ने बक्सा नीचे रखकर आधार कार्ड दिखाते हुए कहा। महिला ने देखा और कहा, ठीक है, ये सब जरूरी होता है। देखो, एक सलाह देना चाहेंगे, अब तुम शहर में आई हो तो यहाँ की भाषा भी सीख लेना, तुम्हारे काम आएगी। जी दीदी, हम सीख लेंगे, सुरेखा ने कहा। सुरेखा ने घर को बाहर से देखा। ये किसी कोठे जैसा बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ रहा था और ना ही आसपास की जगह वैसी दिख रही थी। सब मोहल्ले वाले ही लग रहे थे।
सबका अपना अपना मकान था। पास ही रोड पर बच्चे खेल रहे थे और कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। बस अंधेरा होने ही वाला था। औरत अंदर गई। आओ सुरेखा, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ, औरत बोली और एक दरवाजे पर रुकी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। एक औरत और एक आदमी बाहर निकले। यही कोई वो औरत लगभग 28-29 साल की होगी और उसका पति 30-32 साल का। देखने पर तो सुरेखा को यही लगा कि शादी को 1-2 साल ही हुए होंगे। इनसे मिलो, ये है मिस्टर अमित वर्मा और ये इनकी वाइफ साधना वर्मा, हमारे पहले भाड़ीदार। महिला शोभना ने कहा। जी नमस्ते, दोनों दंपति ने कहा। ये है सुरेखा, हमारी नई भाड़ेदार, गांव से आई है। प्रणाम, सुरेखा ने कहा। आओ मेरे साथ, शोभना जी बोली। बच्ची अब तक अंदर जा चुकी थी। सुरेखा अंदर गई। वहाँ एक बड़ा सा कमरा था। दरवाज़ा खोलते हुए शोभना जी ने कहा, ये रहा तुम्हारा कमरा। कोई दिक्कत हो तो मैं बगल में ही रहती हूँ, आ जाना। आज का खाना मैं बना दूंगी, तब तक जरा फ्रेश हो लो। मैं तनु को देखती हूँ और थोड़ा फ्रेश भी हो लेती हूँ। शोभना बोलते हुए बगल वाले कमरे में से होते हुए अपने घर चली गई। सुरेखा ने कमरे की बत्ती जलाई। कमरा बिल्कुल साफ था। 2 खाली अलमारियां थी और एक बेड था। उसने अपना सामान रखा और बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। वो बच्ची अपने कमरे में बैठी थी। उसकी माँ उसके लिए उसके पसंद के व्यंजन लेकर आई, मगर वो नहीं खाई और अपनी माँ की गोद में ही सो गई। उसकी माँ को उसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुरेखा सोच रही थी, ये कोई कोठा नहीं है, तो फिर तनु इतना उदास क्यों थी। सुरेखा को भी कुछ भी समझ में नहीं आया। शोभना जी उसे खाना खाने के लिए बुलाने आई तो वो उनके घर गई। उसने तनु के बारे में पूछा तो शोभना जी ने कहा वो सो गई है बिना कुछ खाए पिए। सुरेखा को पता चला तनु के पिता कर्नल हैं, तो वो यहाँ नहीं रहते, कभी कभी छुट्टियों पर आते हैं। सुरेखा खाना खाकर वापस अपने कमरे में आ गई। अपने कपड़े और सामान उसने अलमारी में रख दिया और सो गई। सुबह सुबह उसे पंकज के ऑफिस जाना था, जहाँ से जो ज़्यादा दूर नहीं था। वह बिना नाश्ता किए ही शोभना जी से कहकर कि वो नौकरी की तलाश में जा रही है, शाम तक लौट आएगी और उसे ये घर पसंद है। सुरेखा ऑफिस के लिए निकल गई। 45 मिनट में वो ऑफिस पहुंच गई। वहां पता चला पंकज अब जिंदा नहीं है। अगर वो चाहे तो उसकी जगह नौकरी कर सकती है। उसने पूछा, पंकज की मौत के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? तो मैनेजर ने कहा, उसके घर में कुछ गुंडों ने उससे मारपीट की और उसे ले गए। वो कहाँ गया ये पता नहीं, बस उसकी मौत की खबरें यहाँ तक आई है। सुरेखा का मन उदास हो गया। वो बोली वो कल से यहाँ ड्यूटी ज्वाइन करेंगी और पंकज जहाँ भाड़े पर रहता था वहाँ भी गई, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। किसी को भी पंकज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उदास मन से वो अपने कमरे में लौट आई। पंकज की फोटो देखकर थोड़ी देर रोई और रोते रोते ही सो गई। सुरेखा ने नौकरी ज्वाइन कर ली थी। 3-4 रोज गुजर गए थे। दिन भर वो कंपनी में रहती और शाम को लौटती। इन दिनों वो बच्ची भी उदास ही रहती। बच्ची के अच्छे के लिए, ताकि वो उदास ना रहे, उसकी माँ ने एक दिन घर पर उसके नाम की पूजा रखवाई। सुरेखा को भी बुलाया था। शोभना जी भी एक एनजीओ में काम करती थी, तो उन्होंने भी आज छुट्टी ले रखी थी। उनके घर में सभी मेहमान आ गए थे। पूजा शुरू हो गई थी। शोभना जी पूजा पर बैठी हुई थी। उनके बगल में उनके पति की फोटो रखी हुई थी। तनु के बगल में अमित वर्मा, जो कि पेशे से इंस्पेक्टर था, वो बैठा हुआ था और उसकी बगल में उनकी पत्नी साधना, जो कि एक पार्लर चलाती थी। सुरेखा भी आकर एक तरफ बैठ गई। कुछ लोग जानते थे कि उसका पति मर चुका है और वो अब विधवा है, इसलिए कुछ औरतों ने उसे पूजा से उठवा दिया। सुरेखा को बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों में आंसू बह गई। शोभना जी ने उसके आंसू पोंछे और कहा, इन लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते सुरेखा, जीने के लिए ये जहर पीना पड़ता है। जाओ तुम सबके लिए चाय बना कर ले आओ, उसके लिए कोई कुछ नहीं कहेगा। सुरेखा चुप हो गई और उनके किचन में चाय बनाने लगी।
तनु उसे दूर से देख रही थी। सुरेखा ने उसे देखा तो अपने पास बुलाया, मगर तनु ने कहा, तुम यहाँ से चली जाओ दीदी, यहाँ आपको खतरा है। इतना कहकर तनु अपने कमरे में चली गई। सुरेखा उसकी बात समझ ही नहीं पाई और सबके लिए चाय लेकर हॉल में आ गई। सबने चाय ली। वो अमित को चाय देने लगी तो उसने कहा, अरे सुरेखा, मैं चाय पीने से पहले पानी पीता हूँ। जी, मैं अभी लेकर आई। सुरेखा किचन की तरफ गई तो वो बोला, मैं खुद ही ले लेता हूँ, तुम ज़्यादा परेशान ना हो। वो किचन में पानी लेकर पीने लगा। सुरेखा चाय लिए खड़ी थी। उसने पानी पी लिया तो सुरेखा ने चाय उसकी तरफ बढ़ाई। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक के लिए कमेंट करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।